नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर उत्तर प्रदेश से संबंधित आर्ट एंड कल्चर कराइए। तो आपके कमेंट सेक्शन को देख के मुझे लगा कि हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर का जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये आपका लेखपाल के एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये चीज़? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि किसी किसी लोगों का, किसी किसी बच्चों का सिलेक्शन 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से रुक जाता है। तो वही 1 नंबर 2 नंबर पार्टिकुलर आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। ये 100% निश्चित है कि इस टॉपिक से अगर आप उत्तर प्रदेश के पूरे सिलेबस को एक साइड में रख दें और इस पूरे सिलेबस को आप यहाँ रख दें और इसके सिलेबस को आप बस इतना सा पढ़ के चले जाएं, तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 100% यहाँ से फिक्स हो सकता है। बाकी जो चीज़ें इधर से आएंगी वो आप करते रहो, लेकिन इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप बस इतना समझ के चलो कि 2 नंबर यहाँ से तो आना ही आना है। और मेनली जो संगीत वाला टॉपिक है, संगीत वाला जो मैटर है, वहाँ से तो आप 100% 1 नंबर मान के चलिए। चाहे संगीत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, चाहे जो विभिन्न घराना हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जैसे अमीर खुसरो हो गए, हरिदास हो गए, वहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर बहुत डिटेल में हम इसको करने वाले हैं। आप लोग ये समझ के चलिए कि इसको हम लगभग 2 से 3 पार्ट प्लस इसके 100-500 जो भी जितने भी MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम प्रैक्टिस में करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये टॉपिक का कोई भी पार्ट, कोई भी कंटेंट, कोई भी सिलेबस आउट आपके नहीं होना चाहिए कि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है। एग्ज़ाम में इससे संबंधित कुछ भी आए तो वहाँ से 1 नंबर 2 नंबर आपका फिक्स होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है इस टॉपिक को लेके। तो ये वीडियो सेशन थोड़ा सा आज लंबा होगा। अभी तक मैं क्या करता था कि आधे घंटे के अंदर निपटा देता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सेशन लंबा जाए और आप लोग जैसे मैं बिना बोर हुए पढ़ाऊँगा आपको। मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है, क्योंकि भाई अगर मैं 100 पेज पढ़ रहा हूँ तो वहाँ से मुझे 3-4 नंबर मिल रहे हैं, और अगर मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ के 3-4 नंबर ले सकता हूँ तो मैं कौन सा प्रेफर करूँगा? पहले मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम संगीत जो डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश में उसको देखने वाले हैं, प्लस यहाँ का जो स्थापत्य कला है उसको देखेंगे, यहाँ की जो चित्रकला शैली है उसको देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो नाटक वगैरह हुआ है, पर्व है, मेला है, उत्सव है, वेशभूषा है, सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट स्थान हो गया, जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट स्थान हो सकता है उसको भी देखेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है, जैसे आज मैं आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ, कल मैं फिर ग्रामीण परिवेश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पे मैं यूपी लेखपाल से संबंधित, अगर आप यूपी से संबंधित किसी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आंख मूंद के जुड़ जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि यहाँ पे बस आप आज कंटेंट देख लेना, इसके बाद खुद डिसाइड करना कि ये जो वैल्यूएबल जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ, यही टॉपिक कोई अदर कराएगा तो लगभग ये 1.5 से 2 घंटे में कराएगा। इसको मैं लगभग 40 मिनट के अंदर आपका आज करा दूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ों को समझ गए होंगे आप। अगर आप यूपी स्टेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, UPSI हो गया, RO ARO हो गया, या फिर यूपी लेखपाल हो गया, जो भी है, UP PCS हो गया, आप जुड़ जाइए चैनल से, तैयारी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए, इस कंटेंट, इस वीडियो की वैल्यू आपको समझाते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे ले जाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा देरी ना हो, क्योंकि वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा ऑलरेडी हो सकता है। तो जुड़ जाएगा चैनल से, चलते हैं सेशन पे। यूपी संस्कृति विभाग, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1957 में हुई थी, और 1996 में फिर क्या हुआ कि जिला और मंडल लेवल पे सांस्कृतिक केंद्र को खोल के इसका बढ़ावा दिया गया। जो संस्कृति होती है इसको बढ़ावा करने के लिए इसको जिला और मंडल लेवल पे 1996 में कई सारे इंस्टीट्यूट खोले गए, सांस्कृतिक केंद्र खोले गए। और यूपी संस्कृति विभाग की स्थापना, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये 1957 यानी कि 1957 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृति के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, ये 5 रीजन में मेनली डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका ब्रज है, अवध है, भोजपुरी है और फिर बुंदेलखंड है। ये 5 रीजन में मेनली, एंड रुहेलखंड भी है, ध्यान दीजिएगा,
ये 5 रीजन में मेनली उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रज की संस्कृति है वो भोजपुरी से अलग है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि ब्रज और भोजपुरी एक जैसी है, लेकिन यहाँ की संस्कृति एक जैसी नहीं है। और बाकी सब आप तो देख ही रहे होंगे कि ब्रज है, अवध है, भोजपुरी है, बुंदेलखंड है और रुहेलखंड है। इसकी जो संस्कृति है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनका पहनावा ओढ़ावा, इनका जो पर्व है, इनके जो त्यौहार है, इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अंतर सभी में मिल जाता है। तो इसी बेसिस पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप मैप के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैप दिखा दिया है, थोड़ा सा आपको मैं जूम कर दूँ। यहाँ पे देखिए ये मैप में आप समझ लीजिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो उत्तराखंड हो गया। यहाँ से जो इसका गला कटता है यूपी का, यानी कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिलहाल यहाँ पे ये जो रेखा जो डिवाइड करती है, ये इस साइड का जो पार्ट है ये ब्रज जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट रुहेलखंड को जाता है, बिलोंग करता है। इस साइड में बहुत सारे स्टूडेंट्स रह भी रहे होंगे, क्योंकि इधर के बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस करते हैं। तो पूर्वांचल, यानी कि ये पूर्वांचल वाला एरिया हो गया। मध्य वाला जो एरिया है वो अवध हो गया। बाकी ये जो पैर वाला एरिया है ये है बुंदेलखंड। मैंने पैर क्यों बोला, क्योंकि बहुत पहले के टाइम में जब उत्तराखंड यहाँ से अलग नहीं हुआ था, तो ये एक शेर की आकृति जैसा था उत्तर प्रदेश का मैप। तो ये इसका पूंछ था, ये इसका पैर था, ये इसका सर था, और ये पूरी इसकी बॉडी थी। ठीक है, आप कुछ ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो। ये पहले एक शेर या फिर चीते जैसा इसका शेप था। ठीक है, आगे देखिए, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किया गया। यूपी पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। 15 जुलाई 1926 को हुई थी। इसके बाद में इसके संस्थापक कौन थे, ये भी आपको याद रखना है कि भातखंडे संगीत संस्थान के जो संस्थापक थे ये थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे तो इनका सरनेम हो गया, समझ लीजिए आप लोग। पंडित विष्णु नारायण आपको याद रखना है। ठीक है, इनके जो संस्थापक थे पंडित विष्णु नारायण। जब भातखंडे की स्थापना हुई थी 1926 में, तो इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। इसका पुराना नाम क्या था, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। 1960 में इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया, और 1926 में ये स्थापित हुआ था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हो गया था। अगला है देखिए, राज्य ललित कला अकादमी। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। पहले तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखिए इसका संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 फरवरी 1962 में हुई थी। कैसे याद किया जाए, तो आप लोग ऊपर ध्यान दोगे अगर, तो ये लिखा हुआ है भात और ये नीचे लिखा हुआ है ललित। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। मेरा शॉर्ट ट्रिक कोड के लैंग्वेज में होता है, इसको बोलते हैं कोडिंग टेक्निक। ठीक है, देखिए जो ललित है इसको आप लात में कन्वर्ट कर दीजिए। जो मज़दूर होते हैं, लेबर होते हैं, जो गांव के गरीब परिवार होते हैं, वो बाहर जाते हैं और भात पाने के लिए काम करते हैं, और जब काम सही से नहीं कर पाते हैं तो फिर लात पाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। जुबान से जो बोली गई कड़वी भाषा होती है वो किसी लात से कम नहीं होती है। बाहर आप रह रहे होगे, आप जानते होगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए कि भात खाने के लिए ये बेचारे लात पाते हैं। तो ये भात और लात को आप मैच कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिए 26 लिखा हुआ है और ये 62 लिखा हुआ है। जस्ट ये उल्टा है। ठीक है, 26 का उल्टा कर दोगे तो ये 62 है। ओके, तो आप आई थिंक समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर भात और लात, तो भात को आप 26 याद कर लीजिए, बाकी ये उल्टा कर दीजिए 62, ये आपका ललित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललित का ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ में इसका मेन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये है आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और जस्ट 1 सेकेंड, 1988 में रंगमंडल की स्थापना हुई थी। बताता हूँ क्यों किया गया रंगमंडल की स्थापना। फिलहाल आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ इसको। क्या लिखा हुआ, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। कई स्टूडेंट्स ये जो लिखा हुआ है भातखंडे ऊपर, और ये जो भारतेंदु लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जल्दबाजी में एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये भारतेंदु है और ये भातखंडे है, भात लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में अंतर कैसे समझेंगे, देखिए आप लोग जब छोटे होंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप लोगों ने बुक नहीं नाटक पढ़ा होगा।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो नाटक लिखते थे, तो उन्हीं के नाम पे ये भारतेंदु नाट्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी नाट्य आएगा उसको आप भारतेंदु आप अपने आप लगा देना। भारतेंदु या फिर भातखंडे नाट्य अकेडमी नहीं करना है। भातखंडे के सामने कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे नाट्य के सामने भारतेंदु ही आना है। भारतेंदु नाटक लिखते थे ना, ये आपको पता होगा। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी, उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़ अब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। फिर क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि बच्चे आए और इन्होंने नाटक सीखा, इन्होंने एक्टिंग करना सीखा। जब वो एक्टर बन गए तो यह क्या किए, यहाँ से लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से फिर ये पलायन कर गए, भाग गए मुंबई। अब उनको भाई हीरो बनना है तो मुंबई जाके वो हीरो बनेंगे ना। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी के अंदर 1988 में रंगमंडल की स्थापना कर दी। रंगमंडल की स्थापना का मतलब एक तरह से थिएटर की स्थापना की, ताकि बच्चे वहीं पे थिएटर वगैरह जो होता है वो करें, और यहीं पे कुछ अगर उनको मिल जाता है, जैसा कि आपको पता है कि यूपी में भी फिल्म सिटी खुलने वाली है, तो यहीं पे वो नाटक सीखेंगे, यहीं पे थिएटर में वो अपना एक्सपीरियंस लेंगे और यहीं पे फिर वो अपना स्टार बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो, लोग पलायन ना करें, स्टूडेंट्स यहाँ के पलायन होकर मुंबई ना जाए, किसी बाहर राज्य में ना जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए रंगमंडल की स्थापना 1988 में यूपी गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसको जस्ट आपको इसको याद रखना है कि कब ये स्थापित हुआ था, तो ये 1963 में हुआ था। ठीक, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये तो नहीं पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ठीक है, लखनऊ में इसका संस्था है। 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी ये समझ लीजिए कि ये लिखा हुआ संवर्धन एवं संरक्षण। संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ को और फिनिशिंग लाना, उसमें मतलब कुछ जैसे कोई डांस कर रहा है तो उसमें और अच्छे से उसको कोई टेक्निक सिखाई जाए, उसमें और फिनिशिंग आए, उसको बोलते हैं संवर्धन। एंड संरक्षण, ऑब्वियस सी बात है कि जो डांस है वो हमारे यहाँ जैसे कोई पुराना डांस है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, ये चीज़ें गायब हो रही हैं, तो उसको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे जो संवर्धन और संरक्षण संस्थान है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका है, 2010 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अयोध्या शोध संस्थान, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस देख लीजिए। 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन में अयोध्या शोध संस्थान बनाया गया था या स्थापित किया गया था। ये तुलसी स्मारक भवन आप याद कीजिएगा, अगर पूछ लेगा एग्जाम में कि तुलसी स्मारक भवन कहाँ पे है, तो अयोध्या में है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा पूछ सकता है एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान। जैन विद्या संस्थान जैन विधाओं का अध्ययन करने के लिए 1990 में इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा मिलेगा। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें आपको मैं लर्न कराऊँ, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है उसको बताऊँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये चीज़ें बताऊँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको रटना ज़्यादा है, क्योंकि अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 से 2 नंबर तो आप मान के चलिए कि यहीं से, जैसे कुछ लोग लास्ट में क्या होगा कि 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुकेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये 1-2 नंबर आपका यहीं से मिलने वाला है। इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए ज़्यादा नहीं बात करूँगा फिलहाल। देखिए उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान ये हो गया था। आगे है सांस्कृतिक तत्व। यहाँ से इसका जो डीप स्टडी है, गहन अध्ययन है, वो शुरू होता है। सांस्कृतिक तत्व हमको जस्ट उत्तर प्रदेश का देखना है। अगर सांस्कृतिक तत्व देखोगे पूरे 28 राज्य का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको बस उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सांस्कृतिक तत्व हैं, स्थापत्य है, चित्रकला है, संगीत कला है, नृत्य कला है, नाट्य कला है, उसको चेक करना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कलाएँ, कौन कौन से संगीत यहाँ पर विकसित हुए हैं। तो पहला देखिए, सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत आपको पहले स्थापत्य कला देखना है, इसके बाद में चित्रकला व मूर्ति कला, फिर संगीत कला, नृत्य कला, एंड इसके बाद में फाइनली नाट्य कला आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में ये स्थापत्य कला कंप्लीट करा देंगे, चित्रकला कंप्लीट करा देंगे, एंड संगीत कला का आपको हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। बाकी जैसे घराना वगैरह हो गया, बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। घराना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है कि ये सिंगर किस घराने से हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो संगीत कला के बारे में हम आज इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको, बाकी डिटेल में अगले वीडियो में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज हम स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में देखने वाले हैं, व मूर्ति कला जो भी है, ठीक है, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्थापत्य कला में क्या है, स्थापत्य कला को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राचीन, एक है मध्य और लास्ट में आधुनिक। अब प्राचीन में क्या चीज़ें डेवलप हुई थी उसको हम देख लेते हैं।
प्राचीन में जो अवशेष मिले हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अवशेष ही मिलेंगे, प्राचीन है गिर गया होगा, है ना। तो प्राचीन में जो अवशेष मिला है ये मौर्यकालीन अवशेष मिला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो प्राचीन से प्राचीन अवशेष मिला है वो मौर्यकालीन तक का मिला है। चुनार के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था और शिला एवं स्तूप स्तंभ, आपको पता होगा कि मौर्य काल किसके लिए फेमस है, शिला स्तूप स्तंभ के लिए फेमस है, जिसमें सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ कहाँ पे है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कहाँ पे है। इसके बाद में सारनाथ के सिंह स्तंभ में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मुझे तो पता है लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं भी जानूँ कि हाँ आप लोग सीरियस हो, ठीक है। देखिए इसके बाद में ये जो उत्तर प्रदेश में यक्षिणी की मूर्ति है ये आपका मथुरा में मिला है। यक्षिणी की मूर्ति से याद आया कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, बताइए कहाँ का नृत्य है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। आप लोग बताते चलिए, आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं है तो जाके अभी गूगल करो, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या टॉपिक पॉइंट है, मथुरा कला शैली। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ऐसे कि मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। मथुरा कला शैली का जो चरमोत्कर्ष है यानी कि जो विकास है वो किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदिर कला विकास किस काल में ज़्यादा हुआ था, तो गुप्त काल में, यानी कि मंदिर कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, गुप्त काल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मथुरा प्लस सारनाथ शैली ये दोनों मिला के कहाँ डेवलप हुआ था, ये गुप्त काल में हुआ था। मथुरा और सारनाथ शैली को मिला के जो चीज़ें डेवलप हुई थी ये भी गुप्त काल में हुई थी, ऐसे आपको याद करना है। इसका जो नमूना है मथुरा वाले का, ये ध्यान दीजिए, राजघाट वाराणसी में है, भीतरगांव कानपुर में है, अहिक्षत्र लिखा हुआ है, और इसके बाद में सहेत महेत है, गोंडा बहराइच में, आदि स्थानों पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, मथुरा और सारनाथ शैली का जो नमूना है ये राजघाट, भीतरगांव कानपुर, ये दोनों आपको याद रखना है। राजघाट वाराणसी में है, भीतरगांव कानपुर में है। अहिक्षत्र जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, बोली है आई थिंक, ये जो भी है, चलिए ठीक है। सहेत महेत ये स्थान है, गोंडा बहराइच में है, स्थान नहीं है, ये भी कुछ स्थापत्य से संबंधित चीज़ें हैं, गोंडा बहराइच आदि स्थान पर। ये चीज़ें आपको ध्यान में माइंड में रखनी है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो मुझे वो चीज़ें लिख देनी है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम यहाँ पे एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाह रहे हैं। भाई एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो क्या गारंटी यहीं छूट जाए आपका क्वेश्चन, तो ये चीज़ें, ये पॉइंट आपकी नज़र में होना चाहिए, आपकी नज़र से ये होकर जाना चाहिए, एक बार आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए ताकि वो बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको एग्ज़ाम में कर ले जाओ। आगे देखते हैं, अगला है मध्यकालीन स्थापत्य कला, ठीक है। प्राचीन हमने देख लिया, अब मध्यकालीन देखते हैं। मध्यकालीन में ये जो अटाला मस्जिद है ये पूछ लेता है कि अटाला मस्जिद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, कहाँ पे है। तो अटाला मस्जिद जो है ये आप लोग जान लीजिए कि जौनपुर में है और इब्राहिम सर्की द्वारा ये निर्मित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अटाला मस्जिद कहाँ पे है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित किया गया था और कहाँ पे है, जौनपुर में है, ठीक है। बाकी आपको शाहजहाँ के बारे में पता होगा, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था उसमें किस तरह का संगमरमर यूज़ किया गया था, तो उसमें मकराना संगमरमर यूज़ किया गया था। कौन सा संगमरमर, मकराना संगमरमर, ठीक है। इसके बाद में दीवाने आम और दीवाने खास, ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा। लाल दरवाज़ा कहाँ पे, ये चीज़ें पूछ लेगा। दोस्तों ये जो डिटेल है, जो पूछने वाली चीज़ है, इसको मैं आपको विषय सूची के अंतर्गत करा दूंगा कि हाँ ये चीज़ इधर है और ये कहाँ पे है, इसके निर्माता कौन कौन है, ये मैं आपको करवा दूंगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, यहाँ पे टॉपिक हमें लंबा नहीं करना है, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे। बाकी जो ये कंटेंट बनता है ना कि हाँ ये चीज़ें कहाँ पे है, ये चीज़ कौन सी है, ये कहाँ पे है और किसके द्वारा निर्मित की गई थी, इसका हम आपको बाकायदा हम प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। आगे देखिए, संगमरमर की एक जो खासियत है मुगल कालीन संगमरमर की, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। संगमरमर जो है ये रंग बिरंगा फ़र्श होता था और महीन वर्क होता था उस पर, मतलब पतली पतली जो लाइनें होती थी, इस तरह की जो फूल वगैरह बनता नहीं है रंगीन कलर में, वो चीज़ें उनकी खासियत थी। मुगल कालीन स्थापत्य कला की वो चीज़ें उसकी खासियत थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आधुनिक काल के अंतर्गत लखनऊ में जो है इमामबाड़ा है, ये आपको पता होगा। कैसरबाग में स्थित मकबरा है, लाल बारादरी है, रेजिडेंसी है, रूमी दरवाज़ा है। ये ध्यान दीजिए, ये रूमी लिखा हुआ थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको शायद साफ़ ना दिख रहा हो, लेकिन इतना भी शायद ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं। देखिए फिर से बोल दे रहा हूँ, इमामबाड़ा है, केसरबाग स्थित मकबरा है, लाल बारादरी है,
रेजिडेंसी है, रूमी दरवाज़ा है, इसके बाद में शाह नजफ़ है, इसके बाद में हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा है, मोती महल है, दिलकुशा उद्यान है, सिकंदराबाद है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दिलकुशा उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, लखनऊ में है। रेजिडेंसी कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लखनऊ में है। लखनऊ में इतना चीज़ आपको याद रखना है, कैपिटल है, वहाँ पे जो भी स्थापत्य कला हुआ मुगल कालीन से संबंधित वो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था, पूछ लेता है एग्जाम में, आसफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक। किसने बनवाया था, आसफुद्दौला ने। और कहते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो इसका हॉल है इमाम बाड़ा का, ये सबसे बड़ा हॉल है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में फर्स्ट हॉल जो किसी पिलर पे बेस्ड नहीं है, मतलब सहारा नहीं दिया हुआ इस हॉल को, ठीक है। कहीं पे बीच में आपको पिलर नहीं दिखेगा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा हॉल है विदाउट पिलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला एवं मूर्तिकला। चित्रकला एवं मूर्तिकला, अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने स्थापत्य देखा है, अब हम लोग चित्रकला और मूर्तिकला देखते हैं। अगेन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्य एंड आधुनिक, ठीक है। तो प्राचीन कला में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र साइड से जो गुफाएं हैं उससे कुछ चीज़ें हमें मिली हैं। वहाँ पे लिखियांदरी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है ये, लिखनियांदरी, रायगढ़, होशंगाबाद की जो गुफाएं हैं वहाँ से कुछ चीज़ें हमको चित्रकला वगैरह मिला है। प्राचीन चीज़ें एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब देखिए मध्यकाल से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मुग़ल शैली मैं क्यों लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा मज़ा आए। भाई प्राचीन छोड़ दूंगा, सीधे मध्य पढ़ाऊंगा तो कभी ना कभी आप लोग पूछ सकते हो कि सर प्राचीन कहाँ गया, क्या प्राचीन के टाइम में चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए मैं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ कि प्राचीन था, मध्य था और फिर आधुनिक था, ठीक है। देखिए प्राचीन हो गया, मध्यकालीन देखिए, प्राचीन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन मध्यकालीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य काल में जो है मुग़ल शैली आपको पता होगा, जिसमें आगरा शैली जो है ये फेमस हुई थी। और आगरा शैली या फिर मुग़ल शैली हुमायूं के टाइम से ये चीज़ें विकसित होनी स्टार्ट हो गई थी। और हुमायूं के देख लीजिए जो चरमोत्कर्ष है मुग़ल कालीन चित्रकला का, ये तो जहांगीर के टाइम में था, लेकिन जो स्टार्ट था ये हुमायूं के टाइम पे हो गया था। आगरा शैली या फिर मुग़ल शैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पीरियड था, वो हुमायूं के टाइम में ही हो गया था। और मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू सम्माद, ठीक है, अबू सम्मद जो भी लिखा हुआ है, और इनके जो चित्र हैं ये गुलशन चित्रावली में मेंशन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, अदरवाइज शायद आपको दिखे ना। देखिए हुमायूं के टाइम में ये चीज़ें विकसित होने लगी थी। ख्वाजा अबू क्या लिखा है भाई, अबू सम्मद, ठीक है। और इनके जो चित्र हैं ये गुलशन चित्रावली में मिलने लगी थी। मीर सैयद अली ये भी क्या है, मुग़ल कालीन चित्रकार हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम है भैया, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पता है टर्की लोग थे और उस टाइम के नाम कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। फिलहाल इसके बाद में मध्यकालीन मैंने देख लिया। मध्यकालीन में बस यही है कि इनका जो चरमोत्कर्ष है ये जहांगीर के टाइम में था, स्टार्ट हुमायूं के टाइम में हो गया था। कौन सी शैली, आगरा शैली का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है, थोड़ा सा मैं जूम करके ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ब्लर दिखता है, छोटा दिखता है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। आगे देखते हैं, जैन चित्रकला का विकास कहाँ पे हुआ, मथुरा में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैन चित्रकला का विकास कहाँ पे हुआ था, मथुरा में हुआ था। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में अकबर के टाइम के जो चित्रकार थे, इनमें जो प्रमुख हैं उनमें जो है दसवंत हैं, बसावन हैं और महेश हैं। 3 आपको याद करना है, बाकी और भी थे, लेकिन दसवंत, बसावन और महेश ये अकबर कालीन चित्रकार हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली। अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली ये मुग़ल कालीन के टाइम का है और औरंगजेब के टाइम का है, लेकिन इसका जो विकास हुआ था ये काशी नरेश के दरबार में या फिर काशी नरेश के थ्रू हुआ था। क्योंकि जो ये औरंगजेब था, इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये चित्रकला में कोई इसका इंटरेस्ट हो, उसके लिए कुछ काम किया हो, नहीं। अब ये शैलियाँ विकसित तो हो गई, लेकिन इनका जो विकास है ये काशी नरेश के थ्रू हुआ था, ठीक है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अपभ्रंश शैली और कंपनी शैली का जो विकास है ये काशी नरेश के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, ये है आधुनिक। हम लोगों ने प्राचीन देख लिया, मध्य देख लिया, अब हम आधुनिक चित्रकला देखते हैं, ठीक है। अब आधुनिक के अंतर्गत आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको रटेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, कला एवं शिल्प क्या लिखा हुआ है, शिल्प महाविद्यालय, ठीक है। ये कहाँ पे, ये लखनऊ में है। 1911 में स्टेबलिश हुआ था इसका, ठीक है। आगे देखिए, ललित कला अकादमी
ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिया था आपको। लात भात है ना 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। बीएचयू में भारत कला भवन 1950 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीएचयू में भारत कला भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1950 में हुआ था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सभी हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में, ललित कला अकादमी 1962 में, भारतीय कला परिषद 1920 में, बीएचयू में भारत कला भवन 1950 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। वास तथा टेम्पा शैली, वास तथा टेम्पा शैली जिसको हम लखनऊ शैली भी बोलते हैं, ये बनाया गया था आसित कुमार हलदार के द्वारा, ठीक है। वास तथा क्या लिखा हुआ है, टेम्पा शैली। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, आसित लिखा हुआ है ना। आसित का मतलब क्या होता है, पहले तो आप वास देख लीजिए। वास का मतलब आप किसी के वश में हो गए हैं, ठीक है, किसी के अंडर में हो गए, किसी के जाल में फंस गए हैं। और आसित का मतलब आश्रित हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप गेस कर सकते हो, वास तथा टेम्पा शैली, आसित कुमार हलदार, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है मोहन सेन। मोहन सेन ने ये पेस्टल व ऑयल पेस्टल, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये मोहन सेन के द्वारा डेवलप किया गया था। एग्जाम में पूछ सकता है, ये जो ऑयल चित्रकारी होती है ना, पेस्टल वगैरह के थ्रू जो करते हैं, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये मोहन सेन के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। ग्राफिक विद्या शुरू की थी इन्होंने, कौन सी विद्या, ग्राफिक विद्या इन्होंने शुरू की थी। अगला है हरिहर लाल मेढ़, इनके द्वारा वास चित्रकला शैली जो कि मेघदूतम श्रृंखला में यूज़ किया गया था। फिलहाल इतना याद रखिए कि वास चित्रकला शैली जो है ये हरिहर लाल मेढ़ के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वास चित्रकला शैली हरिहर लाल मेढ़ के द्वारा डेवलप किया गया था। आगे देखिए चमन सिंह चमन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चमन सिंह चमन सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इन्होंने करवाई थी। भाई जितना चित्र बनाएंगे उतनी अच्छी प्रदर्शनी लगेगी, उतना ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे ये कि हाँ ये मेरा चित्र है। तो वास सिंह चमन ने जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की है। इनकी पत्नी का नाम है किरण, ये माइनस मैंने लगा दिया हुआ है। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो ये साइन क्या होता है, पति पत्नी का होता है, और ये माइनस जो होता है ऊपर ये फीमेल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो किरण इनकी पत्नी थी। चमन सिंह चमन सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विधानसभा में जो इनके अंदर जो भित्ति चित्र बनाई गई, विधानसभा में जो चित्रकारी की गई है, ये जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के द्वारा किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उबेंगे नहीं, क्योंकि बोर हो जाओगे तो फिर मैं भी तो बोर हो जाऊँ यार, इसका मतलब फिर तो। लेकिन एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन लेना है, 1-2 नंबर छूटना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ का एक एक टॉपिक हम कवर करवाएंगे। थोड़ा सा वीडियो सेशन लंबा हो जाएगा तो आप बोर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बोर नहीं होना है, आप जस्ट पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है इन्होंने चित्र बनाया है कहाँ पे, विधानसभा में, ठीक है। आगे देखिए, अगला है भवानी चरण ग्यू, इन्होंने रामलीला से संबंधित चित्रकारी की है। भवानी चरण ग्यू, ठीक, ग्यू आधा गा, यहाँ पर ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम की जो चित्रकारी है ये शिवनंदन नौटियाल ने बनाया था। शिव है और यहाँ पे भी शिव है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल। अब आता है भैया जो आपका मतलब यहाँ से 1 नंबर जहाँ से फिक्स होने वाला है। 1 नंबर तो यहाँ से फिक्स होगा, बाकी 1 नंबर और भी कहीं से दे सकता है, ठीक है। लेकिन 1 नंबर ये संगीत कला, शास्त्रीय संगीत गायन या फिर जो भी है, घराना है, कहीं से भाई 1 नंबर तो यहाँ से आपको लेना ही लेना, छोड़ना नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सारा का सारा टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक। देखिए फर्स्ट प्रमाण जो इसका मिला है ये सामवेद में मिला है। कहाँ मिला है संगीत का फर्स्ट प्रमाण, सामवेद में मिला है, ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते चले आए होंगे। इसके बाद में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की स्थापना की थी। किसने की थी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की स्थापना की थी। संगीत का बाइबल बोलते हैं नाट्य शास्त्र को, या बाइबिल बोलते हैं, बाइबल या बाइबिल जो भी बोला जाता होगा, नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबिल बोला जाता है। राज्य में जो संगीतज्ञ हुए हैं, पुराने टाइम के संगीतज्ञ, आज के संगीतज्ञ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, लेकिन जो पुराने टाइम के संगीतज्ञ थे उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कश्यप हैं, शार्दुल हैं, दत्तिल हैं, मातंगम हैं, अभिनव गुप्त हैं, हरियाल हैं, ये सब पुराने टाइम के सिंगर थे, ठीक है, बहुत पुराने टाइम के, प्राचीन टाइम के सिंगर थे। तो इनका नाम आपको उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, अपने इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरियाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में एक ब्रांड का नाम आता है, वो ब्रांड है अमीर खुसरो, ठीक। बोलते हैं इनको दिल्ली सल्तनत में इन्होंने 8
जो क्या बोलते हैं सुल्तान थे उनका इन्होंने, उनके टाइम तक ये थे। जो 8 सुल्तान राज किए थे उनके टाइम तक ये थे अमीर खुसरो, ठीक है। बलबन के टाइम पे भी थे, ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे रहा हूँ कि बलबन के टाइम पे थे। मुझे कैसे याद है, मैं आपको बता दूँ मुझे कैसे याद है कि बलबन के टाइम पे भी थे। देखिए बलवान कोई कैसे होता है, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास मनी होता है। तो अमीर यहाँ पे हैं, अमीर के बाद में बलवान आ गया, यानी कि बलवान के टाइम पे अमीर। बलवान तभी होगा वो जब उसके पास अमीर होगा, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसे याद है, मैं ऐसे याद करता हूँ, मुझे कोई चीज़ कोड से याद होती है। मैं कोड टेक्निक के थ्रू करंट अफेयर सीरीज़ भी स्टार्ट किया था कि वो चीज़ें आपको याद हो जाए, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। अदरवाइज़ करंट अफेयर तो मैं इतने अच्छे से करा देता आप लोगों को कोड के माध्यम से। कोडिंग टेक्निक जो है उसका निमोनिक्स भी बोलते हैं उसको, निमोनिक साइंस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, फिलहाल अभी हमारा जो उद्देश्य है ग्रामीण परिवेश, यूपी स्पेशल प्लस केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है। अब अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे स्पीड स्लो नहीं रखनी है, मुझे खींचना नहीं है, ओके। 1223 में इनका जन्म हुआ था, 1223 में कासगंज जिले के पटियाली गांव। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हमको तो लग रहा है कि ये इंडियन ही थे। कासगंज जिला के पटियाली गांव में इनका स्थान हुआ था। अब ये मुस्लिम थे तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये टर्की हो गए या फिर अरेबिक हो गए, ऐसा तो है नहीं, अरबी हो गए। अब इंडिया में पैदा हुए तो हिंदुस्तानी ही हुए अगर देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, अब माहौल था कि वो ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अकबर भी हिंदुस्तानी ही था, इंडिया में पैदा हुआ था। तो अगर देखा जाए तो ये लोग जो इंडिया में पैदा हुए वो हिंदुस्तानी ही थे। हाँ, उनकी जो वेशभूषा थी, भाषा थी, वो जो वहाँ से आए थे वहाँ की थी, लेकिन जब पैदा हो गए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी हो गए, ठीक है। आगे देखिए अमीर खुसरो, अब इनका इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय रागों का मिश्रण, इन्होंने इन्होंने जो मेन काम किया था, ये रिमिक्स करते थे गानों को। जैसे आजकल क्या है उनका नाम, आदित्य देव करके हैं एक, है ना। और इसके बाद में वो जो हम्मा हम्मा सॉन्ग जो है उसका जो जिसने रिमिक किया है, क्या नाम है उसका, कोपाची करके ऐसे कुछ नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उसका बाल कलर जैसा रहता है ना, बहुत रिमिक्स करता है, हर गाने का रिमिक्स कर देता है, ठीक है। तो ये ईरानी फ़ारसी संगीत को इंडिया में मिला देते थे, मतलब ये रिमिक करते थे उस टाइम पे। तो इनको अगर देखा जाए तो भाई रिमिक्स के सरदार हैं, इनका तो भाई पहले से ही चल रहा था उस टाइम पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खुसरो जो है इन्होंने कव्वाली डेवलप की, तराना डेवलप किया, कौल कलबाना डेवलप किया। अब ये क्या है मुझे भी नहीं पता है। कौल कलबाना डेवलप किया, नक्शे गुल डेवलप किया और झूमर ताल डेवलप किया, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने आविष्कार किया, बोल सकते हो। जो राग है इनका, इन्होंने गाया, जो निकला उसका फिर इन्होंने राग बनाया, ठीक है। तो खुसरो के द्वारा कव्वाली, तराना, कौल कलबाना, नक्शे गुल, झूमर ताल इनके द्वारा डेवलप किया गया धुन है, ठीक है। इसके बाद में ध्रुपद गायन शैली, मैंने बताया था ना ध्रुपद धमाल होता है, बताऊंगा भी आगे जब हरिदास वगैरह आएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर हो सकेगा तो इसी सेशन में ले लेंगे हम, हाँ है इसी सेशन में, आप लोग टेंशन ना लीजिए। देखिए ध्रुपद गायन शैली प्लस ईरानी शैली से मिला के इन्होंने ख्याल बनाया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ख्याल किस से बना हुआ है, तो ध्रुपद गायन शैली प्लस ईरानी शैली से ख्याल बना हुआ है। दोस्तों संगीत से संबंधित सारी चीज़ें मैं डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि मुझे खुद संगीत में इंटरेस्ट है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे कोई चीज़ें छूटे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो मैं जानता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए, सारी छोटी चीज़ें हैं, मुझे सारी चीज़ें पता है। तो फिलहाल मैं आपको भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, ठीक है। देखिए ध्रुपद गायन शैली प्लस ईरानी शैली मिलकर इन्होंने ख्याल बनाया, ख्याल शैली बनाई। ख्याल शैली का जब आविष्कार किया इन्होंने, तो हिंदुस्तान में जो संगीत था वो 2 माध्यम में बढ़ गया। एक हो गया हिंदुस्तानी और दूसरा हो गया कर्नाटकी, ख्याल के आने से। क्योंकि ख्याल में कुछ चीज़ें थी वो कुछ चीज़ें साउथ में चली गई, कुछ चीज़ें नॉर्दर्न में रह गई। तो वहाँ पे जो नॉर्दर्न में रह गई वो हिंदुस्तानी संगीत, और जो कर्नाटक में चला गया, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, चलिए ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे सुनाने का आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए तबला और सितार का आविष्कार, त्रितंत्र वीणा का रूप। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था। तो तबला और सितार का जो आविष्कार है ये त्रितंत्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, जान लीजिए। तबला और सितार का आविष्कार भी खुसरो ने ही किया था, अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक है। इनके बारे में और भी इतिहास है बहुत, अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो मतलब इनको क्या बोलते हैं, तूतीय हिंद बोला जाता था इनको। बहुत सारे मतलब इन्होंने आविष्कार, गायन शैली, रिमिक्स में जो मैंने बताया आपको, बहुत इनके नाम पे चीज़ें हैं। फिलहाल हमको बस इतना समझना है कि तबला सितार का आविष्कार
अमीर खुसरो ने किया। और ये जो ऊपर चीज़ें दे रखी हैं, कव्वाली, तराना, कौल, कलबाना, नक्शे गुल, झूमर ताल, अमीर खुसरो के द्वारा। ध्रुपद गायन शैली प्लस ईरानी शैली को मिला के जो ख्याल बनाया, ये भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में आपको बस इतना समझना है कि ये जो कीर्तन वगैरह आप सुनते नहीं हो, मंदिरों में जो कीर्तन होता है, ढोल वगैरह बजता है, इसका जो ये मंदिर में कीर्तन करने का जो चलन बाद में हुआ, इन्होंने इनके थ्रू ही हुआ था। तो संगीतबद्ध भजन व पद इन्होंने बनाया। मंदिर में अर्चना पद्धति इनके द्वारा बनाई गई थी या फिर की गई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने किया था, बाद में हम लोग करने लगे। फिर इसके बाद में आता है अष्टक छाप कवि। इंपॉर्टेंट है, अष्टक छाप कवि के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो अष्टक छाप कवि के अंतर्गत जो है, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं 2-4 लिख रहा हूँ यहाँ पे। सूरदास है, नंददास है, कुंभन दास है, चतुर्भुज दास है। बाकी 8 और भी हैं, लेकिन बस यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। चतुर्भुज दास, कुंभन दास, नंददास और सूरदास। सूरदास अष्टक छाप कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अष्टक छाप कवि जो गाना गाते थे या फिर जो गायन करते थे, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राचीन कालीन पद भैरव भैरवी और ललित आशावरी, ये अष्टक छाप कवि के द्वारा डेवलप किया गया था। ललित आशावरी, ध्यान दीजिए, ललित आशावरी और भैरव भैरवी, ये अष्टक छाप कवि के माध्यम से डेवलप किया गया था। और ये मॉर्निंग के टाइम में गाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, सुबह के टाइम में लोग गाते थे। मध्यकालीन यानी कि मध्यकालीन लिखा हो, मध्यकाल में होना चाहिए यहाँ पे। मध्यकाल यानी कि जो दोपहर का टाइम होता है, वहाँ पे सारंग राग गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राग मध्यकाल में गाया जाता है? आपके ऑप्शन है यमन, धनाश्री, सारंग, भैरवी। तो आपको सारंग पे क्लिक करना है। ऐसे जब क्वेश्चन बोलूँगा तो शायद लगेगा आपको इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मध्यकालीन जो संगीत है वो सारंग राग है। फिर लास्ट में है संध्याकालीन पद। संध्याकालीन पद के अंतर्गत आपको यमन है, धनाश्री है, केदार है, कम्हरा है, मालकौस है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मालकौस से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मालकौस संध्या के टाइम पे गाया जाता है। और यमन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, धनाश्री भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धनाश्री, यमन, मालकौस, ये सब संध्याकालीन पद हैं। दोस्तों गला सूख रहा है और पानी भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वीडियो लेक्चर में रात में शूट कर रहा हूँ 2 बजे। अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ फ़िलहाल, दरवाज़ा बंद हो गया होगा, गला सूख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ वीडियो आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारे स्वामी हरिदास, ब्रांड समझ लीजिए। ठीक है, ये अगले ब्रांड है, इंडियन ब्रांड बोल सकते हो आप। अमीर खुसरो जो थे वो बाहर के थे, लेकिन ये हमारे हरिदास जी जो हैं ये इंडियन ब्रांड है। ठीक है, इनका जो जन्म है ये अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका जो जीवन है ये वृंदावन में बीता था। और श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना इन्होंने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना किसने की थी? स्वामी हरिदास ने की थी। ठीक, आगे देखिए, ग्रंथ नाद विनाद में स्वामी जी के जो शिष्य थे उनमें बैजू बावरा जिनको बोलते हैं, बैजू, गोपाल, रामदास, मदन राय, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौर सेन और तानसेन। जिसमें से अब ये कहाँ पे इनके शिष्यों का वर्णन कहाँ पे मिलता है कि हाँ ये लोग इनके शिष्य थे? ये मिलता है नाद विनाद में। ठीक है, ग्रंथ है नाद विनाद, उसमें ये बताया गया कि हाँ ये इतने इनके शिष्य थे। अब इसमें से पूछ सकता है कि बैजू किनके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। गोपाल किनके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इसमें जो बैजू है ये इंपॉर्टेंट है, गोपाल इंपॉर्टेंट है, रामदास इंपॉर्टेंट है, तानसेन इंपॉर्टेंट है, सौर सेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर मदन राय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गोपाल ने जो है, गोपाल ये समझ लीजिए कि जो गोपाल लिखा हुआ है, इन्होंने मालकौंस का आविष्कार किया था। मालकौंस राग है। ठीक है, तो मालकौंस राग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अब तानसेन का थोड़ा सा देख लेते हैं। तानसेन ने जो राग सीखा था हरिदास से, वो दीपक राग सीखा था। आपने सुना होगा दीपक राग। आई थिंक अकबर के टाइम में था कि अकबर ने बोला था कोई दीपक, मतलब ऐसे कुछ बातें हुई थी, तो इन्होंने गाना गाया था और दीपक जल गया था। इतनी उससे एनर्जी निकली थी, उस सॉन्ग से इतनी उष्मा निकली थी कि दीपक अपने आप जल गया था, ऐसा बोलते हैं। ऐसी किंवदंतियाँ कथाओं में मिलती है कि तानसेन ने ऐसा राग गाया कि दीपक जल गए। ठीक है, तो वो राग इन्होंने हरिदास से ही सीखा था। फिर अगला आपने राग मेघ सुना होगा, कि मतलब पहले के टाइम में लोग जब पानी नहीं बरसता था तो ऐसे ऐसे संगीत होते थे कि उस संगीत को गाने के बाद में
बादल गरजता था और पानी बरसने लगता था। तो ये जो संगीत था ये बैजू बावरा ने स्वामी हरदास से ही सीखा था। तो आप सोच सकते हो कि ये कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे संगीत के। तो इनको थोड़ा सा मैंने डिटेल करना उचित समझा। तो ये इनके फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हो, जिनका आप तानसेन वगैरह सुनते हो, जो मतलब आपको ब्रांड लगते हैं, बैजू बावरा हो गए, तानसेन हो गए, ये खुद में एक ब्रांड है। और ये उनके शिष्य थे, किसके? हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। और बस इतना समझ लीजिए कि जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ये वीणा वादन, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। वीणा वादन तो उन्होंने हरिदास से ही सीखा था, आविष्कार नहीं किया था। ठीक है, तानसेन ने आविष्कार नहीं किया था वीणा वादन का, सीखा था हरिदास से। ठीक है। अगला है एक ध्रुपद मेला लगता है। ये कहाँ लगता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ध्रुपद मेला जो है ये वृंदावन में लगता है और हरिदास के यादों में ही लगता है। ये हरिदास, स्वामी हरिदास के मंदिर वगैरह होगा वहाँ पे लगता है। ठीक है। तो ध्रुपद मेला कहाँ पे लगता है? वृंदावन में लगता है। तो ये आज का आपका सेशन रहा और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपको लर्न हो जाएँ, ठीक है, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थ्योरी आएंगे, अभी और भी आएंगे, तो क्या करोगे? आप भागोगे? भागने से फुर्सत नहीं मिलने वाला है। जो भागा वही 1-2 नंबर छोड़ देगा, और जो डट के बिना मन के भी पढ़ ले गया, बिना मन के भी याद कर ले गया। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, आपको बिना मन के करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो वो बिना मन के आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं पसीना बहाना और मेहनत करना। यही जो लोग करते हैं वही सेलेक्ट होते हैं। किसका पढ़ने का मन करता है? सभी लोग जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और इस थ्योरी पार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो इसके पार्ट 2 पार्ट 3 हम करवाएंगे उसको भी आपको समझना होगा। इसके बाद में हम इसका MCQ भी करवाएंगे, लगभग 100-200 क्वेश्चन, जो अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से, तो ये भी मैं करवा दूंगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप किए ही हो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।